चलिए, तो क्लास में जितने भी हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ क्या वो लैपटॉप में कर रहे हैं और कहाँ पर लैग कर रहे हैं। अब जो ऑनलाइन है वो अपने लिए रेस्पॉन्सिबल शायद खुद ही रहेंगे कि उनका पावर वे इंस्टॉल हो गया और उनके पास डेटा सेट है ना। अब ये बात मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपना जो आपका लॉन्चर आइकन था, आप इस पर डबल क्लिक करके अपना लॉन्च कर सकते हैं, या कल वाली जो फाइल थी उसी को आप डबल क्लिक करके जब लॉन्च करेंगे तो भी आपका रन हो जाएगी। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना यूज़ कर सकते हैं। मान लो कल मैंने जो फाइल अपने सिस्टम पे सेव करी थी, अगर मैं उसी को आगे बढ़ाऊं, सिंपल डबल क्लिक कर देंगे और सेम रिपोर्ट फाइल जो कल बनाई गई थी लॉन्च हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी एक्सेल फाइल को कैसे पावर बीआई में लोड करेंगे वो सीखेंगे। और ऐसा करने के लिए आपके लैपटॉप में एक्सेल इंस्टॉल होना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप बोले सर मेरे में तो एक्सेल ही नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके लैपटॉप में एक्सेल फाइल रखी होनी चाहिए। भले ही एक्सेल सॉफ्टवेयर है या नहीं है वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है। अब एक्सेल फाइल फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली फाइल होती है। तो उन्होंने एक्सेल फाइल को लेकर, अगर आप जैसे ही रिपोर्ट व्यू पर आते हैं वैसे ही आप देखेंगे फ्रंट पे एक ऑप्शन तो ये रहा, यहां से आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है, यहां से भी आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर भी आपको एक्सेल फाइल इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। किसी भी ऑप्शन का यूज करके आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये फ्रंट पे हाईलाइट करके दिखाए जा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली फाइल होती है, आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो अब क्लिक कर दिया मैंने एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक करा एक्सेल वर्कबुक पे। अब आपको उस लोकेशन को ब्राउज करना है जहां पर आपने अपने डेटा सेट वाली फाइल को रखा होगा। जैसे मैं अपने सिस्टम में देखूं तो मैंने एफ ड्राइव के अंदर डेटा सेट नाम से फोल्डर बनाया हुआ है और यहाँ पर ये फाइल है। अब आपने कहाँ रखी है फाइल आप देख लो, आपने डाउनलोड फोल्डर में रखी है या डेस्कटॉप पे कहीं रखी है, कहाँ रखी है उस लोकेशन पे आप अपना ब्राउज कर लीजिए। अब ये फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब इस फाइल के अंदर आपको यहाँ पर कुछ शीट्स दिखाई दे रही हैं। तो अभी हम इस एक्सेल फाइल की जिस शीट पर काम करेंगे वो ऑर्डर्स नाम की शीट होगी। तो इस ऑर्डर्स शीट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर इसका प्रीव्यू लोड हो जाएगा। सिस्टम की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम हर क्लिक के बाद आपका लग रहा है नेक्स्ट स्क्रीन आने में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा लोड का, लोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वेट करेंगे। अगेन सिस्टम का क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, हर स्टेप का टाइम उस पर डिपेंड करेगा। अब जब हम किसी भी एक्सेल फाइल को, एक्सेल फाइल के अलावा हमारे पास सीएसवी फाइल भी हो सकती है। कोशिश करें मोबाइल को अपना साइलेंट कर लें और अर्जेंट कॉल आए तो बाहर जाके अपना बात करके आ जाएं, है ना। तो सीएसवी फाइल ये हो रही, एक्सेल फाइल। इस तरह से हमारे पास अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं फाइलों के।
तो अब किसी भी सोर्स से अदर सोर्स में हो सकता है कोई वेबसाइट है, किसी वेबसाइट से डेटा लाना है, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से। हो सकता है कि आपके पास एसक्यूएल से डेटा लाना है, डेटा तो वहां भी होता है एसक्यूएल के अंदर। तो आपके पास अदर सोर्सेज में कई ऑप्शन हो सकते हैं जहां डेटा रखा होगा। अब आप कहीं से भी जब डेटा को पावर बीआई के अंदर लेकर आते हैं, तो पावर बीआई उस डेटा को एक टेबल मानता है। भले ही वो एक एक्सेल फाइल थी, चाहे सीएसवी फाइल थी, या इंटरनेट से आया हुआ डेटा था, या एसक्यूएल का डेटा था, हर डेटा जब पावर बीआई में लोड होगा तो वो टेबल बनकर लोड होगा। ठीक है, अभी मैंने एक्सेल फाइल करी, वो भी टेबल बन गई होगी। इंटरनेट से डेटा लाऊंगा, वो डेटा भी टेबल बनकर स्टोर होगा। अब ये सारी टेबल पावर बीआई के अंदर जिस जगह स्टोर होती है उसको हम रिपोजिटरी कहते हैं, या उसको हम बोलते हैं डेटा मॉडल। डेटा मॉडल। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह समझना होगा कि हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है जो पावर बीआई के बाहर का हिस्सा है, से अगर हम डेटा को पावर बीआई के अंदर लोड करते हैं, तो पावर बीआई अपने अंदर एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है हमें। उस स्टोरेज को डेटा मॉडल कहा जाता है, और उस डेटा मॉडल के अंदर सारी फाइलें आपकी स्टोर होती हैं। हर फाइल टेबल हमारा कहलाती है। तो अभी हमने ऑर्डर्स नाम की फाइल को लोड किया, तो वो हमारा पावर बीआई के अंदर ऑर्डर्स नाम की एक टेबल बनकर तैयार हो गई होगी। ठीक है, अब वो जो ऑर्डर्स टेबल बनी, अगर हम उसको देखना चाहते हैं पावर बीआई के अंदर वो क्या है, कैसे है, तो आप सबसे राइट साइड में डेटा पेन जो आता है, यहां पर आप देखेंगे ये ऑर्डर्स नाम की टेबल यहां पर डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं एक फाइल और लोड करूंगा तो इसी के नीचे दूसरी टेबल आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। तो जितनी मैंने फाइलें पावर बीआई में लोड करी हुई हैं, सबकी लिस्ट यहां पर आ जाती है। ठीक है, अब इस व्यू पर, ये व्यू अभी हमारा कौन सा है, रिपोर्ट व्यू, इसको हम रिपोर्ट व्यू कहते हैं। तो रिपोर्ट व्यू पर जो भी टेबल हमें दिखाई देगी वो डेटा पेन के अंदर दिखाई देगी, और यहां पर हमें सिर्फ इस टेबल के कॉलम्स दिखाई देते हैं, सिर्फ कॉलम के नाम दिखाई देंगे। रोज इसके अंदर क्या है वो अभी दिखाई आपको नहीं देंगे। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं यहां पर, तो यहां पर इतने सारे ये कॉलम्स हैं। हर कॉलम में वैल्यूज हमारी रखी होंगी कुछ ना कुछ। अब कॉलम का नाम, कॉलम से पहले कुछ सिंबल बनकर आ रहे हैं, जैसे कहीं पर आप देखो समेशन का साइन आ रहा है, कहीं पर आप देखो कैलेंडर वाला साइन आ रहा है, और कहीं पर कोई भी साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, तब ये होता क्या है, जैसे आप जब कभी कागज पे मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो कागज की मैथमेटिक्स में मैंने लिखा मान लीजिए 4, फिर लिखा मैंने 5, मैंने कहा बताओ इनके बीच में कौन आया, तो आपने बोला इनफाइनाइट नंबर है। एग्जाम्पल 4.1 भी आता होगा, 4.001 भी आता होगा, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर आ गए इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब पावर बीआई के अंदर जब कोई नंबर आता है, तो उस नंबर को उन्होंने एक टाइप दे रखा है, उसकी एक पहचान बता रखी है हमारे लिए, है ना। वो पहचान क्या बता रखी है, अगर नंबर में दशमलव वाला पार्ट नहीं है, यानी कि बिना फ्रैक्शन के साथ लिखा हुआ है, तो ऐसे नंबर को होल नंबर कहा जाता है, कि ये हमारा कैसा है, होल नंबर है। इसी चीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इवन एसक्यूएल के अंदर इंटीजर कहा जाता था। तो यहां पर इंटीजर की जगह पर डेटा टाइप का नाम होता है होल नंबर। ठीक है, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन के साथ है, दशमलव के साथ है, तो यहां पर उसको डेसिमल वैल्यू कहा जाता है। ऐसी वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट के साथ होगी उसको डेसिमल वैल्यू कहा जाएगा। अब यहां पर अगर किसी कॉलम के पहले आपको ये वाला साइन नजर आ रहा है, समेशन वाला साइन, दैट मींस उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिक होगी। इट कैन बी होल नंबर, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें दशमलव वाला पॉइंट नहीं होगा, या ये आपका डेसिमल नंबर हो सकता है जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू लिखी हो सकती है। तो ये सारे कॉलम इस तरह से अपना सिग्नल बता रहे हैं। ठीक है, अब किसी भी कॉलम के पहले
अगर कैलेंडर वाला आइकन है तो ये हमें ये बता रहा है कि इस कॉलम के अंदर डेट स्टोर होगी, है ना, या डेट के साथ टाइम हो सकता है हमारा। ठीक है, तो अगर कहीं पर इस तरह से कोई भी आइकन बनकर नहीं आ रहा है, कोई भी आइकन बनकर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उस कॉलम के अंदर टेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, टेक्स्ट। चलो अब इस बात को अगर हम देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। अब आप अपना व्यू चेंज करेंगे पावर बीआई के अंदर। अभी आप रिपोर्ट व्यू पर हैं, अब आप जाएंगे सेकंड वाले व्यू पर जिसको बोलते हैं टेबल व्यू। यहाँ माउस लेके जाएंगे तो बताएगा मैं टेबल व्यू हूं। इसका मतलब जो टेबल अभी लोड हुई है उसका डेटा अगर आप देखना चाहते हैं, सारी रोज देखना चाहते हैं, सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं, बस यहाँ पे क्लिक कर दो। वेट करेंगे, लोड होने में टाइम लगेगा, उतना ही टाइम जो आपके हार्डवेयर का पावर है वही। ठीक है, अब ये डेटा यहां पर आपको दिखने लगा। इसको कोलैप्स करेंगे तो थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, दो चार कॉलम और देखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो डेटा है, पहले इस डेटा को हमें यहां पर समझना पड़ेगा। तो एज ए एनालिस्ट आपको दो चीजों को फोकस करना पड़ेगा, डोमेन स्किल और टेक्निकल स्किल। डोमेन स्किल का मतलब है इस डेटा की अंडरस्टैंडिंग होना, ये डेटा क्या है। टेक्निकल स्किल, पावर बीआई में क्या होता है। ठीक है, दोनों चीजें आपको साथ में लेकर चलनी पड़ेंगी। तो पहले मुझे आपको इस डेटा के बारे में समझाना पड़ेगा, तभी आप कुछ सोच पाएंगे, है ना। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि हम सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। अगर हमने सोच लिया तो हमने हो सकता है किसी बात को सोचने के लिए 1 घंटा ले लिया होगा, लेकिन अब जब करने जाएंगे तो 1 मिनट लगेगा बस। तो इसमें आप कितना टाइम लेते हैं एनालाइज करने के लिए, एनालाइज मतलब सोचना, ठीक है, उसका आपका ज्यादा टाइम लगेगा। अब इस डेटा को समझने के लिए एक इक्विवेलेंट रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि ये आधा डेटा तो उस एग्जांपल को लेते ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, कि आधी बात तो हमें अभी समझ में आ गई, आप बताओ ही मत आ गए। अब इट इज लाइक, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो अमेजन कंपनी पे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो अमेजन वाले अगर हम अपना डेटा दे दें तो वो डेटा इसी तरह का होगा। इसी तरह से ये जो डेटा है, एक कंपनी है सुपर स्टोर, चाहो आप उसे एक वर्चुअल कंपनी मान लो, सुपर स्टोर नाम से कोई कंपनी है। उस कंपनी ने हमें अपना डेटा दिया है कि उसको जो ऑर्डर मिलते हैं वो ऑर्डर क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हमें इसको समझना पड़ेगा कि हर रो क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक रो एक कस्टमर का ऑर्डर है, दूसरी रो दूसरे कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया वो है। तो इस तरह से इस डेटा में हर रो एक ऑर्डर का हमारा डिटेल कंटेन करती है। अब समझते हैं वो डिटेल में क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां पर रो आईडी, इट इज लाइक सीरियल नंबर। जब डेटा एक्सेल शीट में आया होगा तो आपका रो आईडी बनकर तैयार हो गई होगी। अब पावर बीआई के अंदर जब किसी भी फाइल का डेटा लोड होता है तो वो अनऑर्डर्ड मैनर में लोड होता है। अगर मैं मैन्युअली आपको जाके इस एक्सेल फाइल को ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे वहां पर सबसे पहले रो आईडी 1 वाला डेटा होगा। ठीक है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपने सिस्टम पे दिखा रहा हूं। ये देखो, सबसे पहले जो डेटा है वो रो आईडी 1 वाला आपका डेटा है, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, एंड सो ऑन। और जब हमने यहाँ पर पावर बीआई में इसको लोड कराए तो ये अनऑर्डर्ड हो गया है, 43 वाला आया, फिर 514 आया। तो इससे कोई खास फर्क हमें पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें पावर बीआई के अंदर फीचर है कि आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, जैसे लाना चाहो वैसे अपना ला सकते हो। ठीक है, अब ये रो में ये रो आईडी हो गई, ये ऑर्डर आईडी है। जब ऑर्डर प्लेस किया गया है, आप अमेजन पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर आईडी जनरेट होती है। ठीक है, सेम ऑर्डर आईडी ये है। ऑर्डर किस डेट को प्लेस किया गया था, ऑर्डर डेट आ गई। ऑर्डर की शिपिंग कब हो गई, शिपिंग मतलब घर पे कब डिलीवर हो गया, तो वो शिपिंग डेट कहलाती है। ठीक है, तो शिपिंग आपका ये हो गई। शिपिंग मोड क्या था, जैसा अमेजन में अमेजन प्राइम है, सेम डे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर शिपिंग मोड है,
स्टैंडर्ड है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो अलग अलग शिपिंग के यहाँ पर टाइप हैं। ठीक है। कस्टमर जो भी था जिसने ऑर्डर प्लेस कराए, उसकी आईडी, उसकी पहचान होगी। कस्टमर का नाम ये रहा। जो कस्टमर है, क्या वो हमारा होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड यूजर है, क्या सेगमेंट है उसका, तो वो यहाँ पर स्टोर हो रहा है हमारा। ठीक है। ऑर्डर किस कंट्री से आया है, उस कंट्री का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। जिस कंट्री से ऑर्डर आया है, उस कंट्री में स्टेट्स होती होंगी, जैसे इंडिया एक कंट्री हो गई, इसमें कई सारी स्टेट्स हैं, यूपी हो गया है ना, या अदर स्टेट्स हो गई। इसी तरह से ये जो ऑर्डर आए हैं, अगर मैं पहले वाले ऑर्डर को देखूं तो यूनाइटेड स्टेट इसका कंट्री का नाम लिखा हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट में भी कई सारे स्टेट्स होते होंगे, है ना, अमेरिका के अंदर कई सारे स्टेट्स, जैसे यहाँ पर यूपी, बिहार और ये सब है। तो यहाँ पर स्टेट का नाम लिखा है कैलिफोर्निया। तो ये जो ऑर्डर आया है, ये कैलिफोर्निया से आया है। अब कैलिफोर्निया, जैसे मान लो यूपी है, अब यूपी के अंदर नोएडा है, यूपी के अंदर बहुत सारे शहर आते हैं हमारे। तो कैलिफोर्निया के किस शहर से ऑर्डर आया है, सिटी का नाम है लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस कोई शहर का नाम होगा वहां पर जहां से ऑर्डर मिला हुआ है। और जिस जगह से ऑर्डर आया उसका एरिया कोड, पिन कोड ये है, जैसे अपना 201 301 जहां बैठे उस जगह का। इसी तरह से जहां से ऑर्डर मिला था उसका पिन कोड ये है। अकॉर्डिंग टू मैप, वो जो एरिया है वो वेस्ट रीजन के अंदर पड़ता होगा। ठीक है। अब मान लो कोई प्रोडक्ट परचेज किया। अब जो प्रोडक्ट परचेज किया, उस ऑर्डर के अंदर उसकी आईडी ये रही। अब जो प्रोडक्ट था वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता था, ऑफिस से रिलेटेड कोई एसेसरीज होंगी। ऑफिस से रिलेटेड एसेसरीज में क्या क्या हो सकता है, आपके A4 शीट हो सकती है, इरेजर हो सकता है, वाइटनर हो सकता है, और बहुत सारे एसेसरीज हैं जो ऑफिस में यूज होती हैं, स्टेपलर वगैरह हो गए, प्रिंटर हो गया, या आपका स्कैनर हो गया, इस तरह की कोई भी चीज आपकी हो सकती है। तो ये जो ऑर्डर था वो ऑफिस कैटेगरी से बिलोंग करता था। और ये कौन था, स्टोरेज है, कोई काइंड ऑफ पेन ड्राइव मान सकते हो, कोई पेन ड्राइव होगी। ठीक है। और ये यहां पर उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक। इस ऑर्डर से सुपर स्टोर वाले को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये है सेल। इस ऑर्डर की कितनी क्वांटिटी प्लेस्ड हुई थी, दो क्वांटिटी प्लेस्ड हुई थी। सुपर स्टोर वाले ने कितना डिस्काउंट ऑफर किया था, कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया था। सुपर स्टोर वाले को इस ऑर्डर से कितना प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट ये है। ये डेटा का पूरा हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे इस डेटा के अंदर इस डेटा को एनालाइज करना है, एनालाइज करने वाला इसके अंदर से इंसाइट्स निकालनी है, तो आप इंसाइट से पहले इस डेटा की समरी निकालो। समरी और इनसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है, एनालाइज का मतलब है दोनों चीजें दिखाना, और फिर साथ में क्या करना, इनको विजुअल्स में दिखाना। तो अब समरी का मतलब होता है किसी भी डेटा की आउटलाइन बताना, वो आपकी समरी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि इस डेटा की समरी क्या हो सकती है, तो कंपनी का जो मालिक है वो ये बोलेगा कि जितना भी ये डेटा है, मुझे बताना इस पूरे डेटा से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, इस पूरे डेटा में कितने ऑर्डर है मेरे पास, ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है कितने ऑर्डर से जनरेट हुआ है। मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या है, मिनिमम प्रॉफिट हमारा क्या है। ठीक है। एवरेज पर ऑर्डर क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कोई ऑर्डर हो सकता है $2 का हो, कोई ऑर्डर हो सकता है $100 का हो। तो ऑन एन एवरेज हर ऑर्डर की प्राइस वैल्यू क्या है। तो जब आप किसी भी डेटा में टोटल यानी कि सम, एवरेज, इसको मीन भी कह सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, जब ये 6-7 फैक्टर जब आप किसी डेटा के बताते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, समरी कहते हैं, कि डेटा की क्या निकालनी है, हमें यहां पर समरी निकालनी है। ठीक है। इनसाइट्स का मतलब क्या होगा, इनसाइट्स का मतलब होगा कि आपने बताया कि इस पूरे डेटा में इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब इस रेवेन्यू को हमें बताओ किस रीजन से, किस शहर से कितना हो रहा है। ओवरऑल तो बता दिया आपने, लेकिन अब मुझे ओवरऑल नहीं देखना है, मुझे हर शहर से अलग अलग देखना है, ताकि मैं हर शहर के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपना बनाऊंगा, किस शहर में कौन सा ऑफर लगाना है उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा। ठीक है। अब इसको हम लोग
शुरू करते हैं अपना विजुअल पे इन बातों को निकालना। तो अब वापस आएंगे रिपोर्ट व्यू पर। अब यहां पर देखेंगे कि आपको विजुअलाइजेशन पेन के अंदर कुछ विजुअल्स दिखाई देंगे। तो यहां पर ये जो दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं विजुअल्स। हर विजुअल का अपना एक पर्पस होता है कि वो क्या चीज आपको दिखाता है डेटा से निकालकर। आपको वो सीखना होगा कि आपने जैसे अभी कहा कि मुझे टोटल सेल दिखानी है, मुझे एवरेज सेल दिखानी है। तो अब अगर हम शुरू करें यहां पर, तो हमारे पास एक विजुअल होता है जिसका नाम है कार्ड विजुअल। कार्ड विजुअल, कार्ड विजुअल का पर्पस होता है सिंगल वैल्यू रिजल्ट देखना। सिंगल वैल्यू रिजल्ट देखना। अगर आप अपने डेटा से कोई ऐसा रिजल्ट देखना चाहते हैं जो एक सिंगल वैल्यू होगी, तो उस सिंगल वैल्यू को दिखाने के लिए हम कार्ड विजुअल का यूज करते हैं। अब कार्ड विजुअल कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे। तो ये इतने सारे विजुअल दिख रहे हैं, इसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो में लास्ट वन देखो जहां पर 1 2 3 लिखा हुआ है। फोर्थ रो में लास्ट वन जिसके ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस विजुअल को क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कैनवास के अंदर आपका ये विजुअल का प्रीव्यू आ जाता है। तो जिस विजुअल को आप अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन पेन पर जाकर उस विजुअल को सेलेक्ट कर लेते हैं और वो विजुअल आपका आपके पेज पर आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट उसका प्रीव्यू आपको दिख रहा है। अब आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या देखना चाहते हो यहां पर। तो मैंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू किस कॉलम से क्या करने से निकाला जा सकता है। देखो यहां पर वापस अगर मैं टेबल व्यू पर जाऊं, तो टोटल रेवेन्यू वाली बात किस कॉलम में छुपी होगी। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल बिजनेस कितना हुआ, सेल्स कॉलम में छुपी होगी। अब क्या करना है, सेल्स कॉलम में इसको जोड़ दो प्लस इसे जोड़ दो प्लस सारी वैल्यू को जोड़ दो। सारी वैल्यू जोड़ दोगे आपका सम आ जाएगा। एक्सेल में क्या होता था, इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करते ही नीचे सबका सम आता, सम, एवरेज, मिन, मैक्स एक बार में आ जाता था हमारा। पावर बीआई के अंदर किसी कॉलम को सेलेक्ट करने पर मिन, मैक्स, एवरेज, सम नहीं आता। आपको जो चाहिए आपको बताना पड़ेगा। तो मुझे सम चाहिए इस कॉलम का। वापस आ जाओ रिपोर्ट व्यू पर, डेटा पेन को एक्सपेंड करो। अब यहां पर देखो कहीं आपको सेल्स कॉलम दिखाई दे रहा है, ये रहा सेल्स कॉलम। अब इस सेल्स कॉलम को आप क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे किसके ऊपर, अपने विजुअल के ऊपर। जो सेल्स कॉलम है इसको ड्रैग करेंगे और जब आप इसको ड्रैग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका कोई ना कोई एक समराइजेशन कर दिया जाएगा। और जब हम इसे कुछ नहीं कहेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये इस कॉलम का सम निकालकर आपको दिखा देगा 2.26 m। तो ये जो 2.26 है ये क्या है, ये इस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यू थी सबका सम है। तो सर 2.2 ही था बस। तो आप यूनिट देखो ना, यूनिट क्या लगी हुई है यहाँ पर, एम। एम साउंड देता है मिलियन का, और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। मतलब अगर हम इस पूरे को देखें तो लगभग 22 लाख की सेल लगभग हमें ये पता चल रही है। पूरे डेटा में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 22 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब आप बोलोगे सर हमें तो एवरेज देखना है, हम टोटल सेल देखना ही नहीं चाहते, एवरेज सेल देखना चाहते हैं। तो अब क्या करें। तो अब देखो जो आपने कार्ड विजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करा था, फिर आपने सेल्स को ड्रैग करा और अपने आप, आपको बताना ही नहीं पड़ा, अपने आप पावर बीआई समझ गया कि शायद ये टोटल करना चाहते होंगे, तो उसने अपने आप टोटल करके दे दिया। लेकिन अब हमें पता चला कि नहीं, हमें टोटल करना ही नहीं था, हमें तो एवरेज निकालना था। अब हम पावर बीआई को बताएंगे कि भाई हमें टोटल नहीं निकालना है, इस कॉलम का एवरेज निकालना है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो
ये फील्ड नाम का सेक्शन आ रहा है। इस फील्ड सेक्शन में देखो, ऑपरेशन का नाम लिखकर आ रहा है सम, सम ऑफ सेल। यहां पे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। बताओ क्या करना चाहते हो, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारे ऑपरेशन के नाम जो लिखे हुए हैं, इन ऑपरेशन को करना ही समरी निकालना कहते हैं, या एग्रीगेट करना कहते हैं। तो दो शब्दों का एक ही मतलब है कि आप किसी कॉलम का एग्रीगेट करके रिजल्ट बताइए, या किसी कॉलम का समराइज करके रिजल्ट बताइए। इसका मतलब इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन करने की बात हो रही। मैंने एवरेज पर क्लिक कर दिया। ऑन एन एवरेज हर ऑर्डर का जो प्राइस वैल्यू पड़ा वो 230.86 के आसपास पड़ा। तो क्वाइट ऑब्वियस कि अगर हम यहां पर देखें कि जो ये डेटा चल रहा है, ये हमें ये नहीं बता रहा है कि यूनिट क्या थी, डॉलर है, यूरो है, रुपीस है, पौंड है। तो हम उनको छोड़कर डेटा जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उस पर ही फोकस करते हैं। अब आप इसे रुपए मान लो चाहे डॉलर मान लो, जो आप चाहे वो मान सकते हो, ठीक है। तो 230.86 ये हमारा ऑन एन एवरेज हर ऑर्डर की प्राइस वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मुझे अपने आप थोड़ा चलाओ हाथ अपने, ये पता करके बताना सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की प्राइस वैल्यू क्या गई है। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की प्राइस वैल्यू क्या गई है, तो कैसे निकालेंगे? कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे? मैक्स ऑपरेशन। तो वहीं पर जाओ ड्रॉप डाउन पे, जहां मैंने सम की जगह एवरेज करा था, अब वहां पर क्या करोगे? मैक्स ऑपरेशन सेलेक्ट करो। कितना आया? 22.64 के। मतलब कोई भी ऑर्डर ऐसा होगा जो लगभग 22,000 के आसपास का रहा होगा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मिनिमम ऑर्डर की प्राइस वैल्यू बताओ, तो शायद कुछ सरप्राइज आपको होगा। करो जरा, साथ साथ करो। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि ये नहीं लेकर आना है, कार्ड व्यू लेकर आना है। ये था ना, इस पे क्लिक करो। अब जो सेल है, इसको यहां से ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आना था। है जी। तब आएगा जब उसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करो उधर, क्लिक करो उस पे, विजुअल पे। हाँ, अब आया। चलो, क्लास में घूमने से दो क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि आपको वो आते होंगे, बट अच्छा हुआ मैंने चक्कर मार लिया क्लास में एक। अब देखो, पहली प्रॉब्लम क्या है, जो कि जेन्युइन है क्योंकि आप सीख रहे हो, आपको क्या पता। अब जैसे मान लो ये सिचुएशन है, और मैंने आपसे कहा जरा इसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल के दिखाओ। अब आप करो सर मेरे में तो आ ही नहीं रहा है, आपके में आ रहा था, मेरे में नहीं आ रहा है। देखो मेरे में भी नहीं आ रहा है। अब यही तो क्लिक करना था मुझे, अब आ ही नहीं रहा, क्लिक कहां करोगे? तो जिस विजुअल के लिए ये रिजल्ट आपको चाहिए, आपको उस विजुअल को सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो आपका ये विजुअल अभी सेलेक्टेड नहीं है, इस पे क्लिक करो ऐसे करके। अब देखो आगे, ये सीखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता तो क्या हो गया, नहीं, किसी को नहीं आता है, पहले सब सीखना ही है। अब अगला पॉइंट, अगर आपने जबरदस्ती कहीं क्लिक कर दिया तो ये कुछ कर देगा आपके लिए। आपने अगर यहां पर ऐसे माउस लेके आए, डबल क्लिक कर दिया, देखो कुछ आ गया। अब सोचो पता नहीं कहां से आ गई, हमने तो कुछ कहा नहीं था इससे। तो पूरा का पूरा एरिया सेंसिटिव है, कहीं भी गलत कुछ क्लिक हो गया तो कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अपने हाथों को आसपास क्या चल रहा है ध्यान से, अपने चीजों को एक्यूरेट रखना है, ताकि पहले मुझे जो सिखाना है पहले वो सीख जाओ, और जो अपने आप हो रहा है वो भी सीखेंगे कि अपने आप ही हो कैसे जाता है। ठीक है। तो काफी लोगों का हो जाएगा। तो कहीं भी गलती से डबल क्लिक मत कर देना पेज वाले एरिया पर, डबल क्लिक करने से वो कुछ बना देता है वो। ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करा मैंने। अब मिनिमम जब निकाला तो कुछ बताओ, मैंने कहा सरप्राइज होगा, क्या कुछ निकला? 0.44। ठीक है, तो सर ठीक ठाक ही लगा, कोई ज्यादा खास एकदम सरप्राइज वाली बात थी नहीं। ठीक। अब इस
पे अगर हम देखें तो हमने सम देख लिया, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम दोनों आ गए। अब आता है काउंट। काउंट का क्या मतलब है? दो काउंट आ रहे हैं, दोनों करके देखते हैं, फिर डिफरेंस समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले काउंट सिंपल वाला करा जिसके आगे डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, 9785। इसका मतलब है कि इस वाले कॉलम में, इस वाले कौन से वाले, सेल्स कॉलम में, जिसको आपने यहां पर ड्रैग कर रखा है, देखो पहचान कैसे हो रही है। इधर देखो ये कॉलम सेलेक्टेड है, तो आप अगर भूल जाओ कि कौन सा कॉलम मैंने ड्रैग किया था तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि यहां पर जो कॉलम सेलेक्ट किया होगा वो चेक बॉक्स से सेलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्स कॉलम के अंदर जो वैल्यूज की काउंटिंग का जो संख्या है वो इतनी है, 9785 है। ठीक है, अब आगे देखो, मान लीजिए यहां पर हमने, अब अगर आपसे कहा जाए काउंट में डिस्टिंक्ट वाला सेलेक्ट करो, तो सर ये तो कम हो गए, 6062 ऐसे कुछ रह गए, तो इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा वाला काउंट हमें लगाना चाहिए? हमने कहा चलो काउंट की बात करते हैं, क्या काउंट लगाना चाहिए। अब जैसे इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने कहा काउंट करो, तो एक दो तीन चार ऐसे गिनती शुरू कर दी। अब काउंट डिस्टिंक्ट क्या करता है, इनसे पूछेगा नाम क्या है, इन्होंने कहा सोनू, इनका नाम क्या है मोनू, दो हो गए, इनका नाम क्या है चिंटू, इनका नाम क्या है सोनू, एक ही बार सोनू गिनेगा, अब दोबारा नहीं गिनेगा। तो काउंट डिस्टिंक्ट का मतलब है एक वैल्यू एक बार गिन गई, अगर वही वैल्यू दोबारा उस कॉलम में मारी दोबारा गिनती में नहीं आएगी वो। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग वैल्यू आएगी तभी काउंट होगी। जिनको अभी भी समझ नहीं आया, छोटे से डमी डेटा से देखो। मान लो ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर एक वैल्यू है ए, एक वैल्यू है बी, एक वैल्यू है सी, एक वैल्यू है ए। अब अगर मैं कहूं इस कॉलम के अंदर काउंट करो, तो सिंपल काउंट क्या करेगा, एक दो तीन चार, ये कॉलम का नाम है, ठीक है, तो चार बताएगा। और मैं बोलूंगा काउंट करो डिस्टिंक्ट वाला, तो बोलेगा एक दो तीन, क्योंकि एक तो पहले ही गिन लिया हमने, तीन। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ इन दोनों का इस्तेमाल किस तरह की सिचुएशन में हम कर पाएंगे, कब कौन सा काउंट लगाना होगा या लगाना चाहिए। पावर बीआई हमें ऑप्शन दे रहा है, ऑपरेशन ये कर सकते हो, लेकिन पावर बीआई ये थोड़ी बताएगा कि यहां पर ये लगाना वहां वो लगाना, वो आपको सोचना पड़ेगा कि कब कौन सा लगाना है। कोई यूज केस बताओ, यूज केस मतलब जिसके थ्रू सबको अगर समझाना हो तो सबको समझा, हाँ कि यहां पर यही लगाना चाहिए। हाँ, कस्टमर नेम के साथ ये अच्छा फिट हो सकता है इस वाले डेटा में। अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये पता करना है कि टोटल कितने कस्टमर ने मुझे ये ऑर्डर दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी नाम से एक कॉलम मेरे पास है, उसके अंदर की वैल्यू काउंट करूंगा। लेकिन सर अगर एक ही कस्टमर ने चार ऑर्डर दिए हैं तो चार बार काउंट हो जाएगा वो। तो इससे मुझे ये आंसर कहाँ मिला कि कितने अलग कस्टमर हैं, एक ही कस्टमर 10 ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर कस्टमर नेम को काउंट डिस्टिंक्ट वाला काउंट करूंगा। इससे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि ये सारे डेटा जो बना है इसमें जितने भी ऑर्डर आए हैं कितने यूनिक कस्टमर से मुझे मिले हुए हैं। ठीक है, अब तो इसमें सर फिर मैं एक इंसाइट निकाल सकता हूं, अभी नहीं निकालूंगा, बस एक बन गया दिमाग के अंदर क्वेश्चन। मैं ऐसे कस्टमर को ढूंढना चाहूं जिन्होंने ऑर्डर एक बार दिया दोबारा कभी आई नहीं, तो इसी से ढूंढ पाएंगे। क्या करो, काउंट डिस्टिंक्ट की जगह क्या करना है, सिंपल कस्टमर काउंट करना है, और यहां पर यह पता करना है कि कोई भी एक कस्टमर कितने ऑर्डर प्लेस कर रहा है। कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे अभी आगे जाके, कैसे करेंगे कि हर कस्टमर को कैसे काउंट करें अलग अलग, रादर देन पूरे कॉलम वाइज। अगर कोई कस्टमर का काउंट एक ही बार आया, इसका मतलब हमारी सर्विसेज से वो सही नहीं होगा हैप्पी, कुछ ना कुछ कमी रही होगी हमारी सर्विसेज में, तभी तो दोबारा नहीं आया। और कोई कस्टमर बार बार आ रहा है मतलब उसको हमारी सर्विस सही लग रही है, प्रोडक्ट सही लग रहा है जो खरीदे जा रहे हैं यहाँ से। तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है, आगे चल के। तो काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट में क्या डिफरेंस समझ में आ गया, आगे देखो।
पूरा नेम मैच करेगा, सिर्फ लोअर केस अपर केस इग्नोर कर देगा। मतलब अगर किसी का नाम यहां पर लिखा है रोहित और यहां लिखा है रोहित, तो ये एक ही बात है। लेकिन अगर यहां पर लिखा है रोहित, यहां लिखा है रोहित शर्मा, तो ये दो अलग बात है। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्टर अगर कम ज्यादा है अलग काउंट होगा, लोअर केस अपर केस एक ही बात है, यानी कि पावर भी आई केस सेंसिटिव नहीं है। लोअर केस अपर केस एक ही बात है यहाँ पर। पाइथन केस सेंसिटिव होती है, सी केस सेंसिटिव होती है, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो जो जो टेक्नोलॉजी आप अपने मॉड्यूल में पढ़ेंगे सबके अपने अपने नियम होंगे। ठीक है, जो एक जगह चीज आपने पढ़ी है मिलती जुलती दूसरी जगह मिल सकती है, बट दूसरे के अपने रूल्स होंगे, उनको आपको सीखना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। अब आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 627 आया। सर ये तो दूर दूर तक ही नहीं पता क्या होता है। हमने कहा चलो ठीक है, मैथमेटिकली आप सही बता रहे हैं, बट यहां पर हमें क्या करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं को स्टैट्स के कॉन्सेप्ट कहा जाता है, कि ये स्टैटिस्टिक्स है हमारी क्या, ये जो आप 6-7 ऑपरेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या करता है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अराउंड मीन बताने वाला काम करता है। सर जो आपने बोल दिया समझ में वो भी नहीं आया। हमने कहा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है S1, इसके 3 सब्जेक्ट में मार्क्स आए, एक में आए इसके 59, एक में आए 60, एक में आए 61। एक दूसरा स्टूडेंट है S2, उसने भी तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, उसके मार्क्स पहले वाले में 40, दूसरे वाले में 60, तीसरे वाले में 80। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं पहले वाले स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने आए, 59 है, दूसरे में 60 है, और तीसरे वाले में 61 है, कितने बने? कॉमन सेंस 60 का आता है, गणित लगा लो, तीनों को जोड़ दो, 3 से भाग कर दो, 60 आएगा। दूसरे वाले स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने आए? 40 प्लस 60 प्लस 80 बटे 3, गुणा का भाग करोगे फिर से क्या आ जाएगा? 60। अब ये बताओ अगर दोनों के स्टूडेंट का एवरेज 60 है और मुझे इनमें से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, अब कैसे करूंगा? क्योंकि एवरेज के बेस पर तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा इस बार, क्योंकि दोनों एवरेज वाइज एक जैसे स्टूडेंट हैं। अब मैंने क्या सीखना पड़ेगा इस बार डिसीजन लेने के लिए, कि अगर मैं इन दोनों में से किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझाओ, इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज से कितनी दूरी पर जा रहा है। अगर हम पहले वाले को देखें तो पहले वाले स्टूडेंट में एवरेज है 60। अब मुझे बताओ बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स एवरेज से कितने प्लस माइनस दूरी पर हैं? 1। तो हम बोलेंगे इस वाले स्टूडेंट के मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 1। अच्छा बताओ इस वाले स्टूडेंट के, ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत आसान लिया है मैंने समझाने के लिए, थोड़ा सा प्लस माइनस चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो अब पहले वाले स्टूडेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 1, दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन है मार्क्स का 20। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? एवरेज से वैल्यूज कितनी दूरी पर हो सकती हैं दोनों साइड, एवरेज ये रहा, इधर कितनी हो सकती है दूरी और इधर कितनी हो सकती है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा स्टूडेंट मेरे लिए सही होगा, इसका डिसीजन लेना मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करूंगा। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो हर सब्जेक्ट में एक जैसा हो, एक्सपर्ट नहीं चाहिए, मुझे हर सब्जेक्ट में एक जैसा स्टूडेंट चाहिए। तो मैं किस वाले को हायर करूंगा? जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आया है। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं कि आज मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो किसी एक फील्ड का है। अब उस फील्ड की नॉलेज इस स्टूडेंट को है, कल को मैंने इसको हायर कर लिया, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, नया प्रोजेक्ट कंपनी में आ गया और वो एक नए फील्ड का प्रोजेक्ट था जिसके बारे में इसे नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। अब मैं क्या करूंगा? मैं इससे बोलूंगा भाई इस फील्ड की नॉलेज लो और इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो। अब मेरे ब्रेन को यह पता है
कि जब ये अपने लाइफ में पढ़ाई करता था तो हर सब्जेक्ट में लगभग कैसा होता था, एक जैसा होता था। इसका मतलब अगर मैं इसको एक नए फील्ड के बारे में बताऊंगा तो उसको भी आसानी से पढ़ लेगा ये, क्योंकि हर फील्ड में पहले भी कैसा था, ये एक जैसा ही था। अब अगर मैं दूसरे वाले स्टूडेंट को देखूं तो यहां पर ये एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, एक सब्जेक्ट में ये थोड़ा सा पुअर है। अगर मैं इसको हायर करता हूं और मेरे पास आज जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसी फील्ड का है जिसमें इसके मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं, तो मैं इसको लेके जाऊंगा। लेकिन जिस दिन वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया और एक नया प्रोजेक्ट आया और वो इसी फील्ड का है जिसमें 80 नंबर आए थे, बहुत बढ़िया काम करेगा ये। लेकिन अगर वो नया प्रोजेक्ट उस फील्ड का आ गया जिसमें 40 नंबर आए थे, तो ये परेशान कर लेगा मुझे। क्यों? ये उसको सीखेगा ही नहीं, क्योंकि पहले भी नहीं सीखा था इसने। तो इस तरह से मैं अपना डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे ऑलराउंडर चाहिए या स्पेसिफिक बंदा चाहिए। तो जिसकी जैसी नीड, अब मान लो मेरे पास आने वाले 10-12 प्रोजेक्ट हैं और उसी फील्ड के हैं जिसमें इसके 80 नंबर हैं, तो मैं इसी को लेकर जाऊंगा, पहले वाले को छोड़ दूंगा। क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम पर उसी फील्ड के सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसमें ये एक्सपर्ट है। ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज के बारे में बताता है कि जो एवरेज है वो वास्तव में सही है या एवरेज थोड़ा सा हमारा रॉन्ग पिक्चर हमें दिखा रहा है। ठीक है। अब एक एग्जांपल और लूं जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ज्यादा अच्छा समझ जाओगे। मान लीजिए किसी एक बंदे ने किसी कंपनी में पैसा लगाया कुछ, कि भाई पैसा लगाते हैं, कंपनी प्रॉफिट करके हमें देती है। इसने पैसा लगाया, इसको प्रॉफिट हो गया एक्स अमाउंट का। दूसरे बंदे ने लगाया, इसको प्रॉफिट हुआ वाई अमाउंट का। तीसरे ने लगाया, इसको प्रॉफिट हुआ जेड अमाउंट का। अब इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट जो देखा गया वो आया लगभग 25%। एवरेज प्रॉफिट 25% है। अब एक नया बंदा आया, ये कंपनी इस नए बंदे को कह रही है कि आप पैसे लगाओ मेरे ऊपर और आपको 25% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 3 लोगों ने मेरे ऊपर पैसा लगाया और उन तीनों का एवरेज रिटर्न कितना है, 25% है। और ये कंपनी सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है, ये आंकड़े सब दिखा रही है इसके लिए। अब इसको डिसाइड करना है कि इस कंपनी पैसा लगाए या ना लगाए, क्योंकि ये सारे फैक्ट सही हैं, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा यार जब 25% एवरेज रिटर्न इनका आ ही रहा है तो मेरा भी आ ही जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, अब पहले वाले ने पैसा लगाया, हो सकता है इसका रिटर्न 200% हो, ये दोनों घाटे में चल रहे हैं, और जब एवरेज निकाला गया 25% आ गया। ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अब ये जो नया बंदा है ये कैसे इंश्योर करेगा मैं किधर जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इसका नसीब बढ़िया है, जब इसने पैसा लगाया मार्केट सही चल रहा होगा। और ये दोनों नहीं समझ पाए बात के लिए, ये लॉस में चल रहे हैं दोनों के दोनों। लेकिन इन दोनों का लॉस, इसका प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि एवरेज में फिर भी प्लस आ रहा है हमारा। अब ये क्या बोलेगा कंपनी से, मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होगा? अगर मान लो ये कंपनी कहे कि एवरेज रिटर्न 25% का है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2% का है, तुरंत पैसा लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि लगभग सबके रिटर्न 25+2, 25-2 के बीच में लगभग आए होंगे। लेकिन अगर कंपनी ये दिखाए कि एवरेज 25% का है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 20 का है, दूर हट जाओ। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों की रिटर्न 25-20 भी गई होगी, 25+20 भी गई होगी, पता नहीं मैं कहां जाऊंगा। यानी कि जब कभी कहीं पैसा लगाओ तो उस कंपनी से ये मत पूछो कि भाई आपकी एवरेज रिटर्न क्या है, आप उससे पूछो आपकी एवरेज रिटर्न के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न क्या है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न बहुत कम आ रही है, इसका मतलब बढ़िया कंपनी, क्योंकि हर किसी को लगभग उतनी रिटर्न आपको मिल रही होगी। बहरहाल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है ये हमारी समझ में हो गया। अब अगर मैं इसको शब्दों में बोलूं तो हम ऐसे बोलते हैं, स्प्रेड ऑफ डेटा। स्प्रेड मैंने फैलाव, स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड मीन। मीन के आसपास डेटा कितना फैला हुआ है, इसको समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। ठीक है। अब अगला देखो, अगला यहां पर आ रहा है वेरिएंस और मीडियन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही बात है।
ठीक है। वेरिएंस हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लो, वो आपका वेरिएंस होता है। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगला था हमारा मीडियन। मीडियन ये आया, क्या मतलब होता है मीडियन का? एवरेज को मीन भी कहते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 80 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और मैं आपसे कहूं एवरेज सैलरी 50,000 है, मैं आपसे कहूं मीडियन सैलरी 50,000 है, दोनों स्टेटमेंट से आप क्या सीखते हैं? दोबारा समझते हैं। एक कंपनी में 80 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 80 ऐसी डमी आंकड़ा, आप 150 मान लो, 250 मान लो, 250 मान लो, कुछ भी मान लो जो मन करे। मुझे एक स्टेटमेंट कहा गया, इस कंपनी में काम करने वाले जितने एम्प्लॉयज हैं उन सबकी जो सैलरीज हैं, जब एवरेज निकाला गया 50,000 आया। दूसरी तरफ मुझसे कहा जा रहा है इस कंपनी में काम करने वाले जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी सबकी सैलरी का मीडियन सैलरी जब निकाला गया तो 50,000 आया। अब हमें समझना है इन दोनों बातों का मतलब क्या है। अब अगर मीडियन की हम बात करें तो मीडियन हमारे टोटल डेटा का 50% डिफाइन करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 80 का आधा कर लो, कितना हो गया हमारा? 40। 40 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, और 40 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। सर पहला वाला क्या कह रहा है? हमने कहा समझो 80 एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 50,000 है। सिचुएशन क्या हो सकती है? 70 एम्प्लॉय की सैलरी 12-15 हजार है, 12,000, 13,000, 15,000, 9,000, 8,000। तो सर ऐसे में 50,000 एवरेज कहाँ जाएगा? हमने कहा, रुको तो, 10 एम्प्लॉय बचे हैं ना अभी, उन 10 की सैलरी 4 लाख 5 लाख है, अब निकालो एवरेज, 50,000 आ जाएगा आपका। यानी कि एवरेज कई मामलों में ट्रू पिक्चर नहीं होती। कंपनी का मालिक सोच के बैठा है मेरे यहाँ सारे एम्प्लॉय खुश होंगे, सारे नहीं, वो 2 4 5 ही होंगे बस जो ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, और जो कम ले रहे हैं परेशान ही होंगे, सोच ही मार रहे होंगे कब रिज्यूम अपडेट करें अपना, है ना? तो अब मीडियन निकालने से एटलीस्ट हमने क्या करा, 50% की श्योरिटी ले ली कि कम से कम आधे एम्प्लॉय, 80 का आधे 40 हो गए, 40 एम्प्लॉय 50,000 से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, 2 4 नहीं ले रहे हैं, अच्छा अमाउंट होगा 40 का। सोचो अगर ये 200 एम्प्लॉय होते तो मैं बोलता 100 एम्प्लॉय 50,000 से ज्यादा ले रहे हैं और 100 50 से कम ले रहे हैं। तो मीडियन इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, हमारे टोटल डेटा का हाफ क्या वैल्यू से अबव है और क्या वैल्यू से बिलो है उसको समझने के लिए मीडियन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं भारत की जनसंख्या 140 करोड़ मान लेते हैं, है ना, कोई भी फिगर मान लेते हैं, एवरेज सैलरी हर इंसान की पर कैपिटा इनकम जिसको कहते हैं, हर इंसान जो महीने में कमा रहा है, अगर आपसे कहा जाए वो 30,000 है, तो बताओ ये पिक्चर अगर किसी दूसरे देश वाले को बताएंगे तो वो क्या समझेगा? सब खुश होंगे यहाँ पर तो, 30 अरब महीने इनकम, सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए फिर तो, है ना? लेकिन सोचो कुछ अंबानी है, कुछ अडानी है, सबकी थोड़ी ना ऐसा, तो किसी की इनकम कुछ नहीं है, किसी की इनकम 10,000 महीने की, किसी की 12,000 है, किसी की करोड़ों में, तब जाकर 30,000 आई है। तो अब दूसरी कंट्री वाला क्या बोलेगा? एवरेज मत बताओ, हमें बताओ मीडियन पहले। जब हमने मीडियन बताया तो कोई दूसरा फिगर बताया होगा। ठीक है, तो मान लो हमने कहा मीडियन 30,000 है, मान लो हमने कहा मीडियन पर कैपिटा इनकम 30,000 है, इसका मतलब सामने वाला ये सोचेगा 140 करोड़ उनकी आबादी है, 70 करोड़ लोग 30,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, अच्छा अमाउंट हो गया ये, बढ़िया चल रहा है कंट्री आपका। इतना कहीं होगा नहीं, 2 4 को छोड़कर बस। तो मीडियन एक ज्यादा बेटर पिक्चर दे सकता है कई मामलों में देन एवरेज। ठीक है, अब यहां से सारी बात समझ में आ गई। अब मुझे निकाल के दिखाओ, टोटल सेल तो इतनी है, कंपनी कह रही है मेरी सेल में मेरा खर्चा भी तो है, मैंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनको सैलरी दी है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, मुझे फायदा कितना हुआ? प्रॉफिट, प्रॉफिट बताओ मेरा, निकाल के दिखाओ कैसे निकालोगे प्रॉफिट। तो ऐसा करने के लिए मैं बोल रहा हूं आप करोगे, उधर जाओ,
कार्ड विजुअल को क्लिक कर दो। और ध्यान रखना, जब हम पेज पर दूसरा विजुअल लेकर आएंगे तो हमारा एग्जिस्टिंग विजुअल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। हम क्लिक कहां करेंगे? पेज पर कहीं भी क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे विजुअल वाले सेक्शन पे, और यहां से जो विजुअल उठाना है, हमें अभी कार्ड विजुअल की बात करनी है, तो कार्ड विजुअल को क्लिक कर दो। क्लिक करते ही इसके आजू बाजू कहीं वो अपने आप प्रीव्यू बनकर आ गया होगा, किसी का नीचे आया हो, किसी के ऊपर आया होगा। आप इसको ड्रैग करके कहीं पूरे पेज पे जहां एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अब ये आ गया, अब आगे वाली कहानी अपने आप बताओ। मैंने क्या देखना है? टोटल प्रॉफिट देखना है। कहां से क्या करने से आएगा? प्रॉफिट को या तो ड्रैग कर दो, या सेलेक्ट भी कर दोगे तो भी आ जाएगा। ड्रैग करने में क्लैरिटी है कि किस कार्ड विजुअल पे जा रहा है, और अगर आपने सेलेक्ट करा तो देख लेना कौन सा वाला विजुअल सेलेक्टेड है, उसी के लिए वो काम करेगा फिर। अब बताओ, मिनिमम प्रॉफिट क्या हुआ है किसी भी ऑर्डर से? बताना जरा, मिनिमम प्रॉफिट मतलब लॉस में भी गए हम। इसका मतलब एक इंसाइट और क्रिएट हो गई ब्रेन में मेरे। वो सारे ऑर्डर की संख्या बताओ जिनमें मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि समय प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। अब देखो, एवरेज निकालोगे तो एवरेज कुछ और बताएगा, निकालो एवरेज। आपको लग रहा है सब बढ़िया बढ़िया है, अभी हमने देखा बढ़िया नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑर्डर में लॉस भी हुआ है। और अगर मैं कहूं कि इसको काउंट करके बताओ तो डेट इज इनसाइड की बात हो रही है, डायरेक्ट आउटर लेवल पर ये बात नहीं निकाली जा सकती। तो अब तो सर इसमें बहुत सारे चेक लगा सकते हो। वो सारे ऑर्डर बताओ जिनमें प्रॉफिट 100 से अब हुआ है, वो ऑर्डर बताओ जिनमें प्रॉफिट 1000 से अब हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है फिर तो इसमें करने के लिए, हमने कहा बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जिनका नहीं हुआ वो देखेंगे। तो पहले हमने बाहर कहीं क्लिक कर दिया, कार्ड विजुअल फिर लेकर आए, और इस कार्ड विजुअल पे प्रॉफिट को ड्रैग कर दिया। बाय डिफॉल्ट सम दिखाता है, आपको सम चेंज करके कुछ करना है, मान लो मुझे मिन देखना है, ये आ गया। जहां भी आप विजुअल लगा रहे हैं वो जगह फिक्स नहीं है, आप इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां चाहें वहां अपना फिट कर सकते हैं। कहाँ करते हैं वो सब जब प्रोजेक्ट बनेगा तब सीखेंगे। अब किसी भी कार्ड विजुअल पे, यहां पे आप देख रहे हो फील्ड, किसका फील्ड आ रहा है? जो सेलेक्टेड है। इन बातों का बहुत ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब यही फील्ड उसी जगह पर पहले वाले कार्ड विजुअल का है, और मैंने सर पेज पे सेलेक्ट करा, कुछ नहीं है यहां पर। इसी तरह से जितने विजुअल हैं, मैं जितने भी यहां लेकर आऊंगा, हर किसी के लिए यही रूल होगा। जिस विजुअल पे काम करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करते रहोगे, और फिर जो करना है वो करेंगे यहां से, ठीक है। अब अभी आप देखो डेटा पेन में, क्या कोई भी ऑप्शन या कोई भी कॉलम सेलेक्टेड है? नहीं, क्योंकि हमने पेज को सेलेक्ट करा हुआ है। अब आप किसी एक कार्ड विजुअल को सेलेक्ट करो, अब देखो ऑटोमेटिकली वहां से पता चल गया कि इस वाले कार्ड विजुअल पे कौन सा वाला कॉलम दिखाया जा रहा है, सेल्स। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, पता चल गया कि इस वाले पर प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। अब मान लीजिए इस वाले विजुअल पे जो प्रॉफिट मैं दिखा रहा हूं, मुझे इसे हटाना है, प्रॉफिट नहीं दिखाना, गलती से मैंने प्रॉफिट सेलेक्ट कर लिया, दिखाना मान लो कुछ और था मुझे, और आ गया प्रॉफिट। तो अब क्या करोगे? तो यह पहला पॉइंट है कि आपने विजुअली गलत सेलेक्ट कर लिया है। दूसरा पॉइंट है, सर विजुअल तो सही सेलेक्ट करा है, लेकिन उस पर जो मैं कॉलम लेकर आ रहा हूं वो कॉलम गलत सेलेक्ट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हटा दो, अनचेक कर दो, चला गया। और सर किसी और कॉलम का डेटा दिखाना है तो किसी का भी दिखा दो, मान लो इसी का दिखाना है तो ड्रैग हमने कहा सेलेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो यहां पर क्या होना चाहिए? वो विजुअल सेलेक्ट होना चाहिए, तब वहां पे जिसको चेक करोगे वो यहां पर आएगा, ठीक। अब सर मान लो ये जो हमारे पास कार्ड विजुअल है, इस कार्ड विजुअल को जो हमने बनाया है,
ये गलती से बन गया, हमें इसे हटाना है। तो अगर ये सिलेक्टेड है तो फिर तो डिलीट की से भी चला जाएगा। देखो डिलीट की काम कर रही है, बैक स्पेस या डिलीट। तो अगर किसी की नहीं कर रही है तो घबराने वाली बात नहीं है, ये जो ऊपर तीन डॉट आ रहे हैं इस पे क्लिक करो, रिमूव, ये तो सबका ही चलेगा। ठीक है सर, वापस चाहिए तो करके देख लो, आ जाए तो अच्छी बात है। यानी कि इस रिपोर्ट पेज पर अगर कोई गलती से गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड है, चल रहा है। बट ध्यान रखना पूरे पावर बीआई में कंट्रोल जेड काम नहीं करता है। बहुत से व्यू में, सारे व्यू में बहुत से व्यू ऐसे होंगे कंट्रोल जेड चलेगा नहीं। तो मैं पहले ही बता दूंगा आपको, जो कर रहे हो ध्यान से करना, कंट्रोल जेड नहीं चलेगा वहां पर। बहरहाल, अब बात आती है हमारी, एक साथ दो विजुअल सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ दो विजुअल सेलेक्ट कर सकते हो। बट कोई साइंस फिलहाल बन नहीं रहा है, क्योंकि अब यहां पर जो आपका आ रहा है ये कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब किसी एक को लेकर चलते हैं। मान लो सम ऑफ प्रॉफिट को लेकर मैं चल रहा हूं। सर हम चाहते हैं थोड़ा सा इसकी डेकोरेशन वगैरह करी जाए, तो इस वाले कार्ड विजुअल को फॉर्मेट करेंगे। तो जिसको फॉर्मेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहां पर एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। दिस ऑप्शन इज नोन एज फॉर्मेट ऑप्शन। क्लिक कर दिया। अब यहां पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉल आउट वैल्यू, कैटेगरी लेवल। जो रिजल्ट देख रहा है इस रिजल्ट को बोलते हैं कॉल आउट वैल्यू, और जो नीचे इसके रेफरेंस आ रहा है कि ये क्या है, इसको बोलते हैं कैटेगरी लेवल। अब हम इन दोनों को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है फॉन्ट, कलर, ये सब चेंज करना। तो अब अगर हम बात करें, मान लो कॉल आउट वैल्यू को, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। अब ये कह रहा है फॉन्ट का नेम, फॉन्ट इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, एक एक करके देखते हैं। अब इसमें कोई ज्यादा खास है नहीं करने को। ठीक है, तो आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, जो आ रहा है पहले वो भी ठीक है, और कोई और करना है तो वो अपना कर लेना। फॉन्ट साइज छोटा बड़ा जो करना चाहते हो अपना कर सकते हो। बोल्ड, बोल्ड हो गया। इटैलिक, इटैलिक हो गया। अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गया। अब जो लिख कर आ रहा है वो ब्लैक कलर से लिख कर आ रहा है, क्योंकि कलर यहाँ पे ब्लैक सेलेक्टेड है। किसी और कलर से लिखवाना है, मान लो प्रॉफिट है, तो हम सब ग्रीन कलर दिखाना चाहेंगे, प्रॉफिट ग्रीन कलर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे तो ग्रीन दिखेगा ही नहीं मेरे में। तो रीसेंट कलर नीचे आएगा, मोर कलर्स, यहाँ पर ग्रीन, और ग्रीन के शेड है, कौन सा चाहिए अपना देख लो, जो सही लगे देखने में वो अपना सेलेक्ट कर लो। और आउटसाइड कहीं क्लिक कर दो तो ये जो कलर का डायलॉग बॉक्स आया चला जाएगा। डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले यूनिट का मतलब है जो लास्ट में आपका लिख कर आ रहा है वो चीज, दिस इज डिस्प्ले यूनिट। तो बाय डिफॉल्ट ये किस में आ रही है, 1000 में आ रही है। तो यहां पर लिख कर आ रहा है कि आप पावर वीआई को डिसाइड करने दो। वैल्यू बड़ी है तो अपने आप बन जाएगा मिलियन, और बड़ी है तो अपने आप बिलियन बन जाएगा, छोटी है तो 1000 बन जाएगा। और क्या क्या हमने कहा देख लेते हैं। नन, नन का मतलब पूरा नंबर दिखा दो, उसके आगे कोई यूनिट लगानी नहीं है, ऐसे करके। तो कई बार इस संख्या को पढ़ना कई बार मुश्किल हो सकता है, कई बार हमें आदत पड़ गई है तो आसान लगेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं 1000 बाई डिफॉल्ट था ही, मिलियन, मिलियन में तो जाएगी नहीं, जीरो लगेगा। ठीक है, बिलियन तो पूरे ही जीरो हो जाएगा, इतना डेटा ही नहीं है। तो अच्छा है पावर वे को डिसाइड करने दो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो।
वैल्यू जितनी बड़ी होगी अपने आप उसकी यूनिट आ जाएगी। तो पावर वीआई में आई शब्द लगा हुआ है, इंटेलिजेंस। तो ये फीचर्स पावर वीआई के इंटेलिजेंस वाले फीचर हैं। अपने आप डिसाइड करना वैल्यू की यूनिट डिपेंडिंग ऑन वैल्यू कितनी बड़ी है हमारी। ठीक है, आपको मैनुअल करना है मैनुअल भी कर सकते हो। अब यहां पर देखो, वैल्यू डेसिमल प्लेस के बाद दो प्लेस आई है। अब आप चाहो तीन करो, एक करो, तो आप यहां से वैल्यू डेसिमल प्लेस ऑटो है, ऑटो की जगह आप खुद दे दो 1। तो दशमलव के बाद एक ही यूनिट आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। दो कर दो, दो आ जाएंगे। तीन कर दो, तीन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्यों अपना टाइम खराब करते हो? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखोगे तो अपने आप ऑटो हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपने विजुअल सेलेक्ट था और कहीं पेज पे क्लिक कर दिया तो सब गायब हो जाएगा। ढूंढते रहो कहाँ गया, अभी तो कर रहे थे, अब दिख नहीं रहा है। तो वापस से सेलेक्ट करोगे विजुअल को, वापस से फॉर्मेट पे जाओगे और ये सब कुछ दोबारा अपना ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। अब कॉल आउट वैल्यू के बाद कैटेगरी लेवल नीचे दिख रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट। नहीं दिखाना चाहते मत दिखाओ। सर अगर नहीं दिखाएंगे पता कैसे चलेगा कि ये क्या है? तो दिखा दो फिर। सर थोड़ा बड़ा कर दो फॉन्ट, इसका देखने में सही नहीं लग रहा है, तो अंदर जाओ इसके, बोल्ड कर दो। सर इसका कलर पर्पल जैसा कुछ कर दो, फॉन्ट बढ़ा दो। फॉन्ट फैमिली जो देना चाहो अपना दे दो। अब ये दो फॉर्मेटिंग हो गई इन दोनों चीजों की जो दिख रही है। अब आता है जो कार्ड विजुअल दिख रहा है उसके पीछे जो कलर आ रहा है वो, उसके बॉर्डर, ये सब कहाँ से आएंगे? तो जनरल सेटिंग में आएंगे। जनरल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक इफेक्ट्स नाम से ऑप्शन आएगा। इफेक्ट्स ऑप्शन पे जाएंगे, अंदर एक्सपेंड करेंगे इसे। बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट वाइट है, अगर आप बैकग्राउंड कलर नहीं लोगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सर दे दो, ले लो, चेंज कर दो। तो जो आपको चाहिए वो आप अपना ले लो, ले लो। तो सर कौन सा सही है? कोई सा जो आपको सही लगे अपने हिसाब से आप देख लो, आपको कौन सा सही लग रहा है। यही सही लगा, ठीक है। अब सर जो बॉर्डर है वो तब आ रहे हैं जब आप माउस होवर कर रहे हो, सेलेक्टेड है। अगर आप पेज पे सेलेक्ट करोगे तो बॉर्डर नहीं आ रहे हैं। तो मुझे परमानेंट बॉर्डर चाहिए, वापस इस पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ, जनरल पे जाओ, इफेक्ट्स में जाओ और विजुअल बॉर्डर ऑन कर दो। अब बॉर्डर किस कलर का आएगा, बॉर्डर की थिकनेस कितनी होगी, बॉर्डर का कॉर्नर वगैरह कैसे होगा, इसके अंदर तीन बातें मिलेंगी। बॉर्डर का कलर ब्लैक आ रहा है, आने देते हैं। थिकनेस 1 पिक्सल की है, कोई बात नहीं, ये लो। सर मैं कॉर्नर को थोड़ा राउंडेड करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ, जनरल में जाओ, इफेक्ट, बॉर्डर के अंदर कितना राउंड करना है, हमने कहा 10 पिक्सल से कर देते हैं। थोड़ा सा राउंड हो गया। तो थोड़ा छोटा करना है, ये लो। अब सर ऐसे ही कर दो पहला वाला। तो आप इतने सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कैटेगरी लेवल, कैटेगरी रेफरेंस वैल्यू, कॉल आउट वैल्यू, इफेक्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर। तो सर बहुत टाइम लग जाएगा, हमने कहा नहीं, बचा लेते हैं। अगर किसी भी एक विजुअल की फॉर्मेटिंग आपने कर ली है और आप सेम फॉर्मेटिंग को दूसरे विजुअल पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे उस विजुअल को जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, उसके बाद
फॉर्मेट पेंटर नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और जिस विजुअल के लिए ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वहां पर क्लिक कर देंगे, उसके ऊपर लाके माउस को क्लिक कर देंगे। हो गया अपने आप। ठीक है। तो इस तरह से इस बात को आपको मैं सिखा रहा हूं, तो मुझे टाइम लग रहा है। जिस दिन आप सीख जाओगे, सीख ही गए, ये काम सेकंड्स में होता है, मिनट में भी नहीं जाता है। ये सारा काम सेकंड्स में खत्म होता है। हाथ जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 से 2 सेकंड में खत्म है काम ये पूरा। आपको डेटा की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको टाइम लगेगा सोचने में किसको उठाऊं यहां से, उसमें टाइम लगेगा। एक बार वो आपको डिसाइड हो गया, उसके बाद तो ड्रैग करने में 1 सेकंड लगना है बस। अब मान लीजिए हमने अभी इतना करा, अब हम चाहते हैं सर आगे का कल करेंगे, तो इसको सेव कर जाओ। फाइल, सेव एज, जहां पर आप सेव कर रहे थे आज की डेट के नाम से सेव कर दो। हो गया। कंट्रोल एस से उसी रिपोर्ट फाइल में चेंज हो जाएगा। अगर आप नई फाइल का नाम देना चाहते हो, जैसे मैंने 2 अप्रैल डाला है, तो फिर सेव एज करना पड़ेगा। क्या? सेलेक्ट करो विजुअल को, जिस विजुअल से कॉपी करना है पहले उसे सेलेक्ट करो। ये वाला सेलेक्ट करो ना पहले। उसके बाद जाओ फॉर्मेट पेंटर पे, अब जिस पे अप्लाई करना है उस पे क्लिक कर दो। है जी। हाँ, तो आप उसको फिर कस्टमाइज कर लो। अगर मान लो आपका यूनिट आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, तो उस विजुअल को सेलेक्ट करके उसके फॉर्मेट में जाके उसके यूनिट को चेंज कर दो। हो जाता है ऐसा। अब जिसमें नहीं चाहिए उसको चेंज कर लो फिर। पहले वहां से कॉपी तो करो सेलेक्ट करके दूसरे वाले से। सही है, अब क्या दिक्कत है? 1000 में आ गया होगा क्योंकि वहां 1000 में था। चलो तो चेंज कर लो मैनुअल जाके फिर। हाँ जी, बताओ। हाँ, ड्रैग नहीं करना है, क्लिक करना है बस। पहले वहां से वहां सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, अब यहाँ क्लिक कर दो। ओके। तो उस पर डेटा पहले कुछ लिखा था? जीरो के है ना, ओके नहीं है ये। तो यूनिट चेंज कर लो ना, यहाँ से सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके, फॉर्मेट में जाओ, बीच वाला ऑप्शन जो आ रहा है फॉर्मेट का। हाँ, विजुलाइजेशन पे क्लिक करो, बीच वाला फॉर्मेट, हाँ। अब जाओ कैटेगरी वैल्यू, लेवल नहीं वैल्यू पे जाओ, कॉल आउट वैल्यू। अब इसके अंदर यूनिट चेंज कर लो अपना। हाँ बोलो। यहाँ पे क्लिक हो ना, ब्राउज। कहाँ करना है करो, नाम दे दो अपना, जिस नाम से करना है। चलो ठीक है भाई, कल ऑफ रहेगा थर्सडे, परसों मिलेंगे, इसी का आगे पढ़ेंगे। तो थर्सडे हमारा ऑफ रहता है, थर्सडे क्लास नहीं होगी, फ्राइडे क्लास होगी।